हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निश्चित समाकलन। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समाकलन की परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं कि यदि कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स दो फंक्शन इस प्रकार हैं कि डी ओवर डी एक्स कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स है, तब इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स जो होगा वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर होगा। और ऐसा समाकलन करते समय हम लोग ये भी जानते हैं कि साथ में फाइनल रिजल्ट में हम लोग एक स्वेच्छ अचर भी जोड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस तरह से जब इंटीग्रल करते हैं तो इसमें एक स्वेच्छ अचर आ जाता है सी, जिसका मान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसी कारण से हम लोग इस प्रकार के समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग निश्चित समाकलन को समझते हैं। यदि डी ओवर डी एक्स कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स है तथा साथ में हम लोगों को ये बताया गया कि जो चर राशि x है उसका जो मान है वो दो निश्चित सीमाओं के बीच में रहता है, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, तब हम लोग इस फंक्शन का समाकलन इन दोनों सीमाओं के बीच करें, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं इंटीग्रल a टू b स्मॉल एफ एक्स डी एक्स बराबर है, पहले की तरह से इंटीग्रल करेंगे एफ एक्स लिखेंगे। इस विधि में हम लोगों को अचर पर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो ए और बी नंबर है यहाँ ब्रैकेट के ऊपर और नीचे और ऊपर लिखे जाते हैं। लास्ट में हम लोग एक्स की जगह बी रख देते हैं, तो ये हो जाता है एफ बी, और माइनस का चिन्ह लगा करके x की जगह a रख देते हैं, तो ये एफ ए। इस प्रकार से हम लोगों को समाकलन का मान मिल जाता है। और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने समाकलन जो किया है वो x की दो निश्चित सीमाओं a और b के बीच में किया है, इसलिए इस प्रकार के समाकलन को हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। और इस निश्चित समाकलन कहने की एक और वजह यह भी है कि इसमें कहीं पर भी किसी स्वेच्छ अचर को जोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है। इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स में जो ये नीचे लिखा गया नंबर a है इसे हम लोग निश्चित समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर है इसे हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। इस प्रकार से a बराबर है निम्न सीमा यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, जो नीचे नंबर लिखा गया है। और इसी प्रकार से जो ऊपर जो नंबर लिखा गया है उसे बोलते हैं हम लोग उच्च सीमा या अपर लिमिट। निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने की विधि जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे, जिन उदाहरणों से ये विधि पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, ये हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये है निश्चित समाकलन है इंटीग्रल 0 टू a 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया था परिभाषा में कि हम लोग या क्या करने की विधि में कि हम लोग ये नहीं देखते कि लिमिट क्या लगी हुई है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं ये फंक्शन क्या है और इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बिना लिमिटों का ख्याल किए हुए इसका इंटीग्रल कर देंगे। दिस विल गिव यू 1/a इन tan इनवर्स x/a, और इसे सबको पूरे को ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। लोअर लिमिट जो है वो ब्रैकेट के नीचे लगा दी जाएगी और अपर लिमिट जो है ब्रैकेट के ऊपर लिख दी जाएगी। अगला कदम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम लोग जो फंक्शन हमें मिला है इंटीग्रल करने के बाद ये जो भी है इसमें जहां पर भी x है वहां पर हम लोग ये अपर लिमिट रख देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 1/a tan इनवर्स a/a
बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसी फंक्शन में हम x की जगह पर ये लोअर लिमिट रख देते हैं, तो 1/a tan इनवर्स 0/a, दैट विल गिव यू 1/a tan इनवर्स a/a यानी कि 1 और माइनस 1/a tan इनवर्स 0 हम जानते हैं tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो 1/a इंटू π/4 हो जाएगा और tan इनवर्स a जो होता है वो होता है tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1/a इंटू 0, सो इट विल बिकम π/4a। ये हमारा आंसर है। अब एक और उदाहरण पर विचार करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फलन क्या है और इसका समाकलन कैसे होगा। ये फलन हमें दिया हुआ है, इसके बारे में सोचना है, लिमिट के बारे में कोई बात नहीं करनी है। इंटीग्रल 0 to 1, तो हम लोग सोचते हैं इसको लिखते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर 4x अपॉन e की पावर 3x। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल 0 to 1, अलग अलग कर देते हैं, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x अपॉन e की पावर 3x dx। अब क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर 2x ऊपर पावर है, नीचे 3x पावर है, सेम बेस है, तो नीचे e की पावर x बच जाएगा 1 अपॉन e की पावर x। यहाँ उल्टा, ऊपर 4x है और नीचे 3x है, ऊपर एक पावर ज़्यादा है x, तो ऊपर बच जाएगा e की पावर x dx। अब हम लोग लिखते हैं इसको इंटीग्रल 0 to 1, e की पावर x जो नीचे है उसे ऊपर ले जाते हैं, e की पावर माइनस x हो जाएगा और प्लस e की पावर x, और अब हम लोग इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर e की पावर माइनस x का हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर माइनस x बटे -1 और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। लिमिट वैसे ही लग जाएंगी, लोअर लिमिट ब्रैकेट के नीचे, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, और अपर लिमिट जो है ब्रैकेट के ऊपर लिखी जाएगी बराबर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो -1 जो आया है ये e की पावर माइनस x का ऊपर साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर x इंटीग्रल 0 to 1। हम इसको बेटर लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस का टर्म पहले, माइनस का टर्म बाद में, और 0 to 1। अगले पेज पे जाते हैं बराबर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन इंटीग्रल करके आया उसमें x की जगह पर हम लोग अपर लिमिट रख देंगे, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 एक ब्रैकेट में कर दिया और बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं, और अब उसी जगह पर जहां पर फंक्शन में x है उसी जगह पर हम लोग लोअर लिमिट लिख देते हैं। लोअर लिमिट है हमारी 0, तो e की पावर 0 और माइनस e की पावर -0। -0 और 0 एक ही बात होती है, चलिए -0 लिख देते हैं। नाउ यू विल गेट e की पावर 1 का मतलब e लिखा जाएगा, और माइनस e की पावर -1 को लिखेंगे 1/e, और e की पावर 0 या e की पावर -0 सब कुछ मिला करके ये 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 1 -1, सो वी विल गेट e -1/e, केवल ये बचता है, और एलसीएम ले लेंगे तो e स्क्वायर -1/e, ये हमारा आंसर है। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइए अब इसका हल देखते हैं। तो ये फंक्शन इस बार हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है tan² x। हमें सोचना है इसका इंटीग्रल कैसे होगा, तो हम जानते हैं tan² x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता। tan² x का इंटीग्रल करने के लिए हम लोगों को इसे चेंज करना पड़ता है sec² x -1 में, तो हम tan² x को लिखेंगे sec² x -1 और तब जाकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रल 0 to π/4 tan² x dx बराबर है इंटीग्रल 0 to π/4 ब्रैकेट
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अलग अलग हम लोग टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा, हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे। तो पहला टर्म आ गया 10x, दूसरा टर्म आएगा माइनस 1dx, 1dx का होता है x। तो ये हो गया इंटीग्रल हमारा। अब इसके बाद जो लोअर लिमिट होगी 0 वो ब्रैकेट के नीचे लिख दी जाएगी, अपर लिमिट जो π/4 है ब्रैकेट के ऊपर लिख दी जाएगी। ये इंटीग्रल कंप्लीट हो चुका। अगला कदम जो है हमारा ये होता है कि जहां पर फंक्शन में x आया है हम लोग x की जगह पर ये अपर लिमिट लिख देंगे। तो यहां लिखा जाएगा 10 x की जगह π/4 माइनस x की जगह π/4 पूरा एक ब्रैकेट में, एक बड़ा ब्रैकेट भी बना लिया हमने, माइनस फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे दूसरा। अब हम लोग x की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 0 रख देंगे, लिखेंगे 10 x की जगह 0 माइनस x यानी कि x की जगह 0, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम लोग जानते हैं 10 π/4 की वैल्यू होती है कितनी 1, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 माइनस π/4 और दूसरे ब्रैकेट में 10 0 0 होता है और 0 तो 0 है ही है, 0 माइनस 0 भी 0 होगा। सो यू विल गेट 1 माइनस π/4। एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 4 into 1 यानी कि 4 माइनस पाई अपॉन 4। दिस इज द आंसर। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये उदाहरण एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इस बात में एक बात ध्यान रखने की है, जब हम लोग किसी फंक्शन के साथ में हम स्क्वायर रूट बाहर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब जो वैल्यू हम लोगों को स्क्वायर रूट लेने के बाद निकालनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पर तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू निकल करके आया अंदर से वो पॉजिटिव होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 माइनस साइन 2x बराबर है 1 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बन जाता है भाई ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x बराबर है स्क्वायर रूट ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और अब जब हम लोग ये जानते भी हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, लेकिन हम जब इस काम को करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर भी हटाएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू निकल कर के आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए। जैसे बताया मैंने अभी, स्क्वायर रूट से जो बाहर वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। अब हमें ये नहीं मालूम है यहाँ पर कि कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है या साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा भाई किस कॉस एक्स, क्योंकि इसको हम लोग देखिए ये जो हमने लिखा है ये हम इसको ये भी लिख सकते थे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। होल स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव होता है तो चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो सही तरीका क्या होगा उसको हम कैसे जानेंगे? तो हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देनी है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाते समय मॉडुलस का साइन का प्रयोग किया। हमने लिखा मॉडुलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। अब हम लोग इंटीग्रल करने की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रल 0 to π/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx बराबर है इंटीग्रल 0 to π/4, इसकी जगह हमने लिखा अभी स्क्वायर रूट निकाल कर ले रहे थे मॉडुलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब हमें एक बात दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जो इंटीग्रल जो हम लोग करने वाले हैं
वो दो लिमिटों के बीच में करने वाले हैं। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू π/4 है। तो जब हम लोग ये मॉडुलस हटाएंगे यहाँ से तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। अब जब इन दोनों के बीच में हम लोग जानते हैं 0 से π/4 तक cos x की वैल्यू जो है sin x के कंपैरिजन में बड़ी होती है, यानी कि cos x जो है ग्रेटर देन sin x है। इसलिए जब cos x में से sin x घटाया जाएगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मॉडुलस हटा देते हैं और इसे लिखते हैं इंटीग्रल 0 to π/4 cos x माइनस sin x dx। और अब पहले की तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और माइनस यहाँ पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस cos x, और लिमिट वैसे ही लिखी जाएंगी। लोअर लिमिट नीचे लगा देंगे, अपर लिमिट हम लोग लगा देंगे ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो sin π/4 और प्लस cos π/4, एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। माइनस करेंगे। अब इसके बाद इन्हीं जगहों पर हम लोग लोअर लिमिट रख देंगे x की जगह पर तो sin 0 प्लस cos 0। अब क्या होगा, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, एक ब्रैकेट में माइनस sin 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है। अब ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों जोड़ करके 2/√2, और माइनस 0 लिखना बेकार है, 1 हो जाएगा। √2 से 2 को काट देंगे, ऊपर बचेगा √2 माइनस 1। ये हमारा आंसर है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं कि फंक्शन तो यही रहे लेकिन ये लिमिट चेंज हो जाए, लिमिट कुछ और आ जाए, तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं आगे। एग्जाम्पल, इंटीग्रल π/4 to π/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। वही तरीका है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 माइनस साइन 2x, इसका हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग पहले की तरह से करते हैं, बराबर इंटीग्रल π/4 to π/2 स्क्वायर रूट, इसे लिखेंगे हम लोग cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा हुआ ऊपर। आप चाहें तो इसको साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट लगा हुआ और स्क्वायर भी लगा हुआ तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को हटा देगा। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे पता लगाएं, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म करते हुए मॉडुलस में लिख देते हैं मॉडुलस cos x माइनस साइन x, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग विचार करेंगे कि इस मॉडुलस को कैसे हटाया जाए। यहां आप देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि x की जो वैल्यू है 0 से π/4 थी, x की वैल्यू, और इस रेंज में cos x जो है sin x से बड़ा होता है। इसलिए हम लोगों ने मॉडुलस हटाते समय cos x माइनस sin x लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज हो गया है कि लोअर लिमिट तो π/4 है, लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट π/2 है, और इस वाली रेंज के अंदर cos x जो होता है वो sin x से छोटा हो जाता है, यानी कि sin x बड़ा है इस बार। तो इसका मतलब अगर मैं cos x में sin x को घटाऊंगा जैसे यहाँ लिखा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन मॉडुलस हमें उसको क्या करता है, पॉजिटिव करेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को मॉडुलस हटाते समय sin x को पहले लिखना होगा और cos x को बाद में। तो π/4 to π/2 ब्रैकेट sin x पहले, मॉडुलस हटा दिया हमने, sin x पहले आ गया और cos x बाद में आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि लिमिट इस बार चेंज हो गई थी ये वाली।
अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का माइनस तो रहेगा ही रहेगा, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। बड़ा ब्रैकेट बना दिया हमने और लिमिट लगा दी वही पहले की तरह से, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। हम इसका माइनस बाहर निकाल सकते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, बराबर माइनस बड़ा ब्रैकेट, और ये बन जाएगा अंदर अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों पॉजिटिव हो गए माइनस कॉमन लेने पर। भले ही कौन सा पहले लिखा गया कौन सा बाद में, जब पॉजिटिव साइन है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले कौन सा बाद में। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस बाहर रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाए रखेंगे, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, और एक्स की जगह पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ब्रैकेट बंद, माइनस लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसी जगह पर एक्स की जगह पर हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, छोटा ब्रैकेट बंद होगा फिर बड़ा ब्रैकेट बंद होगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू फिर छोटा ब्रैकेट, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, माइनस ब्रैकेट छोटा वाला 1/√2 और प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा माइनस बाहर, ये 1 हो गया, और माइनस ब्रैकेट ये 1/√2 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2/√2, और ये बनेगा माइनस बाहर ब्रैकेट 1 माइनस √2 से 2 को काट देंगे तो माइनस का √2 बचेगा, और ये बाहर वाला माइनस जो है अंदर की साइन चेंज कर देगा, तो √2 तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो है माइनस हो जाएगा। दैट्स आंसर, ये हमारा आंसर है। इससे पहले अनिश्चित समाकलन करते समय हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखा है। वास्तव में कुछ समाकलन हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जहां पर समाकलन करने के लिए प्रतिस्थापन जरूरी होता है, बिना प्रतिस्थापन के समाकलन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि पहले x के किसी फलन को t मान लेते हैं और उसके बाद पूरे सवाल को t में चेंज करके हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद वापस हमें आंसर चूंकि x में देना होता है तो t को वापस x के पदों में रिप्लेस कर दिया जाता है। ये वहां पर सामान्य तरीका था हमारा। अब यहां भी हमारे सामने निश्चित समाकलन में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहां पर हम लोगों को प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसे प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करते समय हम लोग एक तरीका तो वो अपना सकते हैं जैसे कि मैंने बताया पहले कि भाई हमने x के किसी फलन को t माना, पहले इंटीग्रेट किया सरल करने के बाद, और सरल करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद t को वापस x में बदला और फिर हम लिमिटों का प्रयोग करें। लेकिन ये तरीका यहाँ पर जनरली प्रयोग नहीं किया जाता। मैं आपको एक सवाल दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। फर्स्ट मेथड जो हमारा होगा हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो tan इनवर्स 1 का प्रयोग, tan इनवर्स x का प्रयोग किया गया है, और साथ में 1/1 + x स्क्वायर ये भी है। हम जानते हैं 1/1 + x स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स x का अवकलज होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कहीं किसी फंक्शन और उसके साथ में उसका अवकलज मौजूद हो तो हम फंक्शन को t मान लेते हैं। तो हम लोग यहां करेंगे माना t मान लिया हमने tan इनवर्स x को, और dt/dx किया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर। हम लोग dt को यहीं रखते हैं और dx को उधर ले जाते हैं, 1/1 + x स्क्वायर dx। अब हम लोग इसकी सहायता से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने की यहाँ पर है कि जब हम लोग सवाल को x के बजाय t में बदलने वाले हैं तो हमारी ये वाली लिमिट जो है वो काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है कि इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को x की जगह 0 और x की जगह 1 रखना है। लेकिन सवाल हम लोग बदलने जा रहे हैं t में, इसलिए सवाल पूरा चेंज हो जाएगा। हम यूँ करेंगे, इसलिए पुराने सवाल को वापस लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 लगाएंगे ही नहीं, लिमिट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रल लिखेंगे tan इनवर्स x
इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया है और ये पूरा हो गया डी टी और इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और अब हम लोगों को टी की जगह मान रखना पड़ेगा बराबर टी की जगह रखा हमने टेन इनवर्स एक्स उसका स्क्वायर अपॉन 2 इसलिए सवाल वापस आ गया इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग यहां पर लिमिट लगा सकते हैं इसलिए इंटीग्रल 0 to 1 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर है इंटीग्रल पहले ही हम लोग कर चुके हैं टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट को ब्रैकेट के नीचे लिख दिया 0 अपर लिमिट को ऊपर लिख दिया 1 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे जहां पर x है वहां पर पहले हमारे अपर लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर x की जगह 0 रखेंगे टेन इनवर्स 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस टेन इनवर्स 0 का मान होता है 0 अपॉन 2 यू विल गेट पाई स्क्वायर बाई 4 का हो जाएगा 4 चौक 16 16 नीचे चला जाएगा 16 दूनी 32 तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32 और 0 लिखना बेकार है ये हमारा आंसर है। तो ये तरीका आप लोगों ने देखा कि पहले हमने क्या किया कि हमने टी माना इसके बाद सवाल को हमने टी में चेंज किया ये रहा चेंज हो गया यहाँ से ये आ गया इसको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों ने एक्स की जगह सॉरी टी की जगह वापस क्या रखा टेन इनवर्स एक्स रखा और टेन इनवर्स एक्स रखने के बाद हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिली ये। अब हम लोगों ने दोबारा से फिर वापस सवाल पर गए और वापस लिमिट रखी यहाँ से स्टार्ट किया ये और तब जाकर के हमारे पास हल आया। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं सेकंड मेथड। लेट t इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स पहले की तरह से dt बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं यहीं पर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं कि हमने देखा था इंटीग्रल क्या था हमारा 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये था इंटीग्रल। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है और x की वैल्यू 1 है तो हम देखते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी। जब x बराबर 0 है तो यहाँ रख दो भाई इसमें तो t बराबर टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है तो t की वैल्यू मिल गई। हमने लिखा जब x बराबर 1 अपर लिमिट है तो t बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 बराबर होता है पाई बाई 4। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने जब प्रतिस्थापन किया t रखा तो हमने साथ में उसकी लिमिट भी t में बदल ली तो यहाँ लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी लेकिन अपर लिमिट हो गई पाई बाई 4 और यहाँ इसकी जगह टेन इनवर्स x की जगह t हो गया और ये बन गया dt पूरा। इसका इंटीग्रल हमने कर दिया t स्क्वायर अपॉन 2 0 to पाई बाई 4। अब हम लोगों ने लिमिट लगा दी जहां t है वहां पर हमने पाई बाई 4 रख दिया उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 और फिर हमने माइनस 0 रखा 0 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा 32 और माइनस 0 बराबर पाई स्क्वायर बाई 32 ये हमारा आंसर है।